माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आप सबने? तो बीजिंग ओलंपिक्स जब हुए थे उसके जस्ट आप समझ लीजिए 1-2 महीने पहले की बात होगी, उनका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि उनका शायद राइट हैंड इंजर हो गया था एंड ही सेड, डॉक्टर सेड दैट आई डोंट थिंक अभी आप यूज राइट हैंड से कर पाएंगे, कि ज़्यादा चोट लगी है। ही सेड तो क्या हुआ, पैर तो है। एंड देन ही वेंट ऑन टू विन 8 मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक्स। सो कितनी कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, पर अगर वो दिल और दिमाग में है कि नहीं करना है तो करना है, और लोग फिर करके दिखाते भी हैं। सिविल सर्विसेज जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी मुश्किल परीक्षा होती है, देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है। इतने सारे लोग बैठते हैं, हर दूसरे दिन मैंने बताया ऐसा लगता है हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको टैकल करने के लिए आपको सबको अपने लिए वो एक वजह ढूंढनी है। वो एक वजह ढूंढनी है कि आपको वो क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्योंकि आएंगी सबके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई परेशानी आएगी। कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपके पास वो मीन्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा। बट अगर वो एक सोच है आपके दिमाग में तो वाकई आप फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इस परीक्षा में जैसे कि 3 भाग होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कैसे प्रिपेयर करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रिपरेशन का। और मैं सबको यही कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप है कि आप पूरा यूपीएससी सिलेबस याद करें, मेमोराइज करें, अपने दिमाग में बिठा लें। क्योंकि अगला सवाल वो होता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं कि जब आपके दिमाग में वो पूरा सिलेबस बिल्कुल छपा हो, तो जब आप अगले दिन अखबार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खुद दिमाग बोलेगा अच्छा ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है क्योंकि ये सिलेबस टॉपिक में था, अच्छा ये नहीं है क्योंकि ये सिलेबस टॉपिक में नहीं था। तो सिलेबस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको अपडेटेड रखेगा। कुछ भी आपके अराउंड हो रहा होगा, आप जब भी अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, रेडियो पे कुछ सुनेंगे, इंस्टेंटली आप कनेक्ट करेंगे कि ये मेरे एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है। इस दुनिया में सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जिनके पास ठीक ऐसे लोग हैं कुछ जो उन्हें संकट के समय सलाह दे सकते हैं और सलाह देने के लायक भी होते हैं। इसको यूँ समझें कि देखिए आपके जीवन में ऐसे लोग बहुत होंगे जो सलाह देने को उतारू रहते होंगे, सलाह ले लो, सलाह ले लो, सलाह ले लो, और आप बचते होंगे कि सलाह ज़्यादा मिल रही है, इतनी नहीं चाहिए हमें, है ना, ज्ञान नहीं चाहिए। और जिस मुद्दे पर आपको सलाह चाहिए उस पर भी देने को 50 लोग तैयार बैठे हैं, और वो सलाह ऐसी देंगे कि आपका जो विश्वास थोड़ा बहुत उन पर था वो भी हट जाता है उसके बाद से विश्वास। तो कोई ऐसा व्यक्ति आसपास जो आपको आपके मेंटल लेवल पे जाके अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके समझदारी के साथ आपको समझाते हुए सलाह दे सके। किसी के भी पर्सनल लाइफ क्राइसिस में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में शायद ही एक आध होता है तो सलाह देने के लायक होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो उससे सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाई फ्रेंड्स तो आमतौर पर उसी माइंडसेट पे जिस पे आप हैं। तो एक खास उम्र में जो दुविधा है वो उनको भी दुविधा है, तो क्या बेचारे सॉल्व करेंगे। दुविधाओं को सॉल्व करने के लिए एक कसौटी ये भी है कि जो उन दुविधाओं से निकल चुका है वो ज़्यादा आसानी से कर पाएगा। मैच्योर होने के बहुत सारे अर्थों में से एक ये भी है कि जिस चीज़ के लिए आप 10 साल पहले जान देते थे, आज आप उस पर हंस पा रहे हैं कि अरे मैं इस पे जान देता था, अरे कितना कद्दू था मैं पहले। फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी किसी के पेरेंट्स भी इतने योग्य होते हैं कि वो सलाह दे सके, वरना पेरेंट्स से आमतौर पर सलाह लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी पुरानी सलाह दे रहे होते हैं और बच्चों को नई पीढ़ी की सलाह चाहिए होती है। लेकिन हाँ, कुछ पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली किस्म के होते हैं, समझदार होते हैं। पेरेंट्स के पास अपनी इज्जत बचाने का आखिरी एक तरीका ये होता है कि बच्चों के दोस्त बन जाए। इसके अलावा अपनी इज्जत बनाए रखने का कोई तरीका उनके पास है नहीं बेसिकली, वरना प्रेस्टीज तो रहती है, एस्टीम नहीं रहती है। इन दोनों का अंतर समझ रहे हो? प्रेस्टीज मतलब ओहदा तो रहता है पर अंदर से सम्मान नहीं आता है बच्चों के मन में। ओहदा है बाबूजी बाबूजी प्रणाम बाबूजी, और निकल लिए वहां से, तो बात नहीं करेंगे आपसे, डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अपनी पीढ़ी में ही रहेगा, हमारी पीढ़ी पे उतरेगा नहीं।
तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी केस में हो सकता है कोई टीचर आपके आसपास हो, आपकी मदद कर सकता हो, उससे ले लें। और सबसे अच्छा पता है क्या इस मामले में, जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट ही होता है, नीम हकीम खतरे जान। अगर आप किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिल सके जो मनोवैज्ञानिक है, सलाहकार है, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्लिनिकल काउंसलिंग में ही पढ़ाई करते हैं, उसी के विशेषज्ञ हो जाते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। साइकेट्रिस्ट वो व्यक्ति है जिसने MBBS किया है, फिर साइकोलॉजी भी पढ़ा है। तो वो जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनमें जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी दवाइयाँ हैं, वो जो देगा वो या तो न्यूरो एक्सपर्ट होगा या साइकेट्रिस्ट होगा। ये इनका बहुत क्लोज फील्ड्स हैं दोनों।